ये लड़का अभी सिर्फ 13 साल का है, लेकिन अभी से ये रॉक ली की तरह अपने शरीर पर भारी वजन बांधकर ट्रेनिंग करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये मेन फैमिली से नहीं है, तो इसे खुद को साबित करने के लिए कुछ अलग करना होगा। इस उम्र में भी इसकी बॉडी एकदम तगड़ी और खतरनाक है। साइड फैमिली से होने की वजह से इसे असली तलवार छूने का भी हक नहीं है। इसके बावजूद ये लड़का लकड़ी की तलवार से इतनी ताकत और सटीकता के साथ ट्रेनिंग करता है कि देखने वाले दंग रह जाएं। यहाँ तक कि इसका खुद का बाप भी इससे खौफ खाता है। इस उम्र के हिसाब से इस लड़के की फिजीक सच में होश उड़ाने वाली है। उसके बाप को लगता है कि अगर बिना हथियारों के सिर्फ घूंसों की लड़ाई हुई तो वो अपने ही बेटे के सामने टिक नहीं पाएगा। और जिस चीज से वो सबसे ज्यादा डरता है वो है इस लड़के की खतरनाक आंखें और उसका ठंडा बर्ताव। जब छोटी उम्र में इसकी मां गुजर गई तब भी ये न तो रोया और ना ही इसने कोई दुख मनाया। ये लड़का लगातार कहता रहता है कि उन्हें उस लोहार को पकड़कर लाना चाहिए जो ट्रेनिंग वाले पुतले बनाता है, और उसकी इस घटिया कारीगरी के लिए उसकी अच्छे से कुटाई करनी चाहिए। जिस पहले दिन इसे मेन फैमिली के महल में भेजा गया, वहां इसने अपनी स्पीड से एक नौकरानी को भी हैरान कर दिया। वहां जाते ही इसने वहां के सबसे इरिटेटिंग लड़के से पंगा ले लिया, और मजे की बात देखिए, उस लड़के की बहन को खुद से प्यार भी करवा दिया। आखिर में बैकग्राउंड में लिंकिन पार्क का गाना बजने लगा। इसने अपने शरीर से वो वजन हटाए और उस घमंडी लड़के के पेट पर ऐसा वार किया कि उसका कल का लंच बाहर आ गया। इसके बाद पूरा भौकाल टाइट करके ये वहां से निकल गया। ये है यूजीन लॉयनहार्ट, लॉयनहार्ट फैमिली की साइड ब्रांच का एक बच्चा। अफसोस की बात यह है कि यहाँ के मुखिया को सिर्फ उन्हीं बच्चों से मतलब है जिनके पास टैलेंट और एक बड़ा खानदान हो। लेकिन यूजीन आगे चलकर इतने बड़े बड़े कारनामे करने वाला है कि खुद मुखिया भी इंप्रेस हो जाएगा और यूजीन के पिता को खास राइट्स दे देगा। पर क्या आप जानते हैं कि ये बच्चा इतना ज्यादा फोकस्ड क्यों है? इसका माइंडसेट बड़ों जैसा क्यों है? और ये इस तरह ट्रेनिंग क्यों कर रहा है जैसे इसे किसी से बदला लेना हो? ऐसा इसलिए है क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में हेलमुथ कैसल में वर्मूथ और उसके 4 जिगरी यार सिएना मर्डेन, एनी स्ल्यूड, मार्लिन रूर, द ब्रेव वन और हमारा बेचारा हीरो हेमल, जो इस ग्रुप का जोकर था, एक और डेमन किंग की बैंड बजा रहे थे। अब तक ये लोग 5 में से 3 डेमन किंग्स को यमलोक पहुंचा चुके थे, लेकिन जब ये चौथे के पीछे पड़े तो हेमल ने, जो वर्मूथ को अपना कॉम्पिटिटर मानता था, अपने दोस्तों को एक जाल से बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए हेमल ने सबको गुड बाय कहा और वर्मूथ से वादा लिया कि वो बाकी बचे 2 डेमन किंग्स का काम तमाम कर देगा। वर्मूथ ने भी उसकी बात मान ली। टाइम कम था तो मरते मरते हेमल ने सिएना को प्रपोज किया और हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। खैर, सबको तो यही लगा था। कहानी में ट्विस्ट आता है 300 साल बाद, जब उसके पुराने दोस्तों ने बाकी 2 डेमन किंग्स को मारने की कोशिश की। उसके बाद हमारे हीरो का पुनर्जन्म होता है। इस बार वो हीरो वर्मूथ के ही खानदान में यूजीन लॉयनहार्ट बनकर पैदा हुआ। वैसे वो वर्मूथ के कई वंशजों में से एक था और उसकी ब्रांच फैमिली मेन फैमिली से काफी नीचे आती थी। इसी वजह से उसे असली तलवारों से ट्रेनिंग करने या माना यानी मैजिक यूज करने की परमिशन नहीं थी। इसके बावजूद तलवारबाजी में उसका टैलेंट रॉकेट की स्पीड से बढ़ रहा था। जब भी वो प्रैक्टिस करता, उसके डैड बस मुंह फाड़े उसे देखते रह जाते। एक 13 साल के बच्चे के हिसाब से यूजेन की बॉडी कुछ ज्यादा ही एडवांस थी। वो खुद को लीनिएज सेरेमनी के लिए तैयार कर रहा था। लॉयनहार्ट खानदान का ये ऐसा रिवाज था जहां 10 से 15 साल के बच्चे इकट्ठा होते हैं और खुद को असली लॉयनहार्ट साबित करने के लिए आपस में भिड़ते हैं। लेकिन मेन फैमिली के सामने इस ब्रांच फैमिली की हालत पतली थी। डायरेक्ट खानदान के बच्चों को असली तलवारें और माना यूज करने की पूरी छूट थी। अपने इतने टैलेंटेड बेटे को इस नाइंसाफी का सामना करते देख उसके पिता को बहुत बुरा लग रहा था। इसीलिए उन्होंने यूजीन के आगे हाथ जोड़ लिए कि भाई इस सेरेमनी में मत जाओ, तो मेन लाइन के बच्चों को कभी नहीं हरा पाओगे। लेकिन हमारे हीरो के दिमाग में तो अलग ही कीड़ा था। उसे बस वहां जाकर सबकी हैकड़ी निकालनी थी। सेरेमनी के रास्ते में उसे अपनी पिछली जिंदगी की याद आने लगी। हेमल डायनस के रूप में वो मुश्किल से मुश्किल चीजें भी चुटकियों में सीख जाता था। वो अपनी बात का पक्का आदमी था, फिर भी उसके दोस्त हमेशा उससे 2 कदम आगे ही रहते थे। इसी सोच विचार में उसके दिमाग में एक बड़ा सवाल आया कि अगर वर्मूथ ने अपना काम पूरा किया था तो वो डेमन किंग्स अभी तक जिंदा कैसे हैं? उसका उखड़ा हुआ मूड देखकर बटलर उसे मेन हाउस के तौर तरीकों के बारे में बताने लगा। लॉयनहार्ट के आलीशान महल में पहुंचते ही यूजेन को उसका कमरा दिखाया गया। वहां उसकी मुलाकात नीना नाम की एक टेम्पररी मेड से हुई। जब हमारे हीरो ने उसकी उम्र
उम्र पूछी तो नीना ने बताया कि वो 16 साल की है। यूजेन को तुरंत शक हो गया कि लॉयनहार्ट वालों ने जानबूझकर उसे एक नौसिखिया मेड दी है ताकि वो चिढ़कर कोई तमाशा खड़ा कर दे। नीना से ही उसे पता चला कि बाकी रिश्तेदार 4 दिन बाद आने वाले हैं। यूजेन ने उसे ट्रेनिंग ग्राउंड ले चलने को कहा। वहां जब उसने प्रैक्टिस शुरू की तो उसकी फुर्ती देखकर नीना के होश उड़ गए। शरीर पर भारी भरकम वजन बांधने के बाद भी वो बिजली की रफ्तार से मूव कर रहा था। तभी वहां केन नाम का एक कजिन आ धमका और बड़े एटीट्यूड में पूछने लगा कि ये देहाती लड़का क्या नौटंकी कर रहा है। यूजेन ने भी आव देखा न ताव उसे अंधा बोलते हुए कहा कि दिखता नहीं ट्रेनिंग कर रहा हूं। इस पर केन भड़क गया और उसे ऑर्डर झाड़ने लगा कि जा जाकर रथ साफ कर, तुम गांव वालों की औकात बस इतनी ही है। जब हमारे हीरो ने उसे भाव नहीं दिया तो केन ने गुस्से में आकर उसे डुअल के लिए चैलेंज कर दिया। यूजेन को फालतू के पंगों में नहीं पड़ना था तो उसने सीधे सीधे उसे वहां से दफा होने को कह दिया। केन फिर भी बाज नहीं आया और उसे डरपोक बुलाने लगा। ये बात हीरो के ईगो पर लग गई। केन बकबक करता रहा और बात यहां तक बढ़ गई कि उसने यूजेन के पेरेंट्स को भी घसीट लिया कि उन्होंने उसे तमीज नहीं सिखाई। बस फिर क्या था, यूजेन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने केन को सरेआम ऐसा धोया कि वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। केन ने जैसे ही चैलेंज के लिए रुमाल नीचे गिराया, मैच वहीं खत्म हो गया था। यूजेन ने उसे संभलने का मौका तक नहीं दिया। ये देखकर सीएल सन्न रह गई कि उसका भाई यूजेन पर एक सिंगल हिट तक नहीं कर पाया और बुरी तरह हार गया। उसने तुरंत इल्जाम लगाया कि पक्का इसने माना का इस्तेमाल करके चीटिंग की है। इस पर हमारे हीरो ने बड़े आराम से जवाब दिया कि भाई अपन ने कोई चीटिंग नहीं की, ये तो बस प्योर टैलेंट है। तभी वहां केन का बटलर आ धमकता है। जब यूजेन उसे पूरी बात समझाता है कि ये फाइट क्यों हुई तो वो दोनों भाई बहन वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमारा हीरो अब लीनिएज सेरेमनी का बेसब्री से इंतजार करने लगता है ताकि वो अपने पुराने कॉम्पिटिटर के खानदान वालों की सरेआम बैंड बजा सके। इधर हेजर की रिपोर्ट सुनने के बाद मेन फैमिली की दूसरी बीवी एंसिला इस बात से बेहद खफा हो जाती है कि उसका बेटा एक मामूली ब्रांच फैमिली के लड़के से हार गया। वो अपनी बेटी सीएल से यूजेन के बारे में पूछताछ करती है ताकि सच जान सके। जब उसे पूरा माजरा समझ आता है तो एंसिला सीएल से कहती है कि उस लड़के पर पैनी नजर रखे और सीएल भी मान जाती है क्योंकि उसे खुद यूजेन में काफी दिलचस्पी होने लगी थी। अगले दिन सेरेमनी के लिए ब्रांच फैमिली के 3 और मेंबर्स वहां पहुंच जाते हैं। जब यूजेन ग्राउंड पर पसीना बहा रहा होता है तभी नीना आकर बताती है कि खुद पेट्रियार्क यानी खानदान के मुखिया वहां आ रहे हैं। यूजेन के पास कपड़े बदलने का टाइम नहीं था, इसलिए वो ट्रेनिंग वाले कपड़ों में ही उनका वेलकम करने पहुंच जाता है। ये पहली बार था जब यूजेन पूरी मेन फैमिली को एक साथ देख रहा था। पेट्रियार्क वहां आकर सबसे मिलते हैं, जिसमें उनका बड़ा बेटा भी शामिल था, जो उनसे बात करते हुए साफ तौर पर डरा हुआ और इनसिक्योर लग रहा था। रिश्तेदारों से मिलने के बाद पेट्रियार्क सभी बच्चों को एक ग्रांड डिनर पर बुलाते हैं ताकि उन्हें लीनिएज सेरेमनी के बारे में समझा सकें। वहां गार्गेथ लायनहार्ट और देसरा लायनहार्ट भी पहुंच जाते हैं, जो ब्रांच फैमिली के आखिरी 2 मेंबर्स थे, लेकिन वो अकेले नहीं थे। इस दावत में एक बेहद स्पेशल गेस्ट की एंट्री होती है। जब सीएल अपने पापा से पूछती है कि ये कौन है तो उनका जवाब सुनकर पूरे हॉल के होश उड़ जाते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि रेड टावर ऑफ मैजिक के मास्टर लावेलियन सोफीज थे। ये नाम सुनते ही यूजेन के पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन उसकी पुरानी दोस्त सीएन से था, जो अपने जमाने की सबसे यंग टावर मास्टर थी। यूजेन का दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। इधर पेट्रियार्क की नज़र भी यूजेन पर टिकी थी क्योंकि उन्हें अपने बेटे के साथ हुई फाइट के बारे में पहले ही पता चल चुका था। वो देख सकते थे कि यूजेन वाकई में दमदार है, लेकिन केन की हरकतों से वो काफी निराश थे। केन ने अभी तक ढंग से माफी भी नहीं मांगी थी। जब केन ने मरे मन से सॉरी कहा तो हमारे हीरो को चिढ़ तो हुई, पर उसने बात को वहीं रफा दफा कर दिया। पेट्रियार्क को अब इस लड़के के टैलेंट में काफी दिलचस्पी आ रही थी क्योंकि उसने बिना किसी माना के सिर्फ एक बार में केन को ढेर कर दिया था। उन्होंने यूजेन से पूछा कि क्या ये सब उसने अपने पिता से सीखा है। इस पर यूजेन ने जो जवाब दिया उसने सबको तगड़ा झटका दिया। हीरो ने बड़े टशन में कहा कि उसके पापा ने तो सिर्फ बेसिक सिखाए थे, बाकी का सारा खेल उसने खुद अपने दम पर सीखा है। पेट्रियार्क उसकी इस बात से काफी इंप्रेस होते हैं और फिर खाना शुरू करने का इशारा करते हैं। आखिरकार सबको उस सेरेमनी की पूरी डिटेल मालूम पड़ती है। रेड टावर के मास्टर ने एक ऐसी भूल भुलैया तैयार की है जो खतरनाक मॉन्स्टर्स से भरी पड़ी है और इसे पार करने के लिए बच्चों को उसके सेंटर में बैठे बॉस को धूल चटानी होगी। अच्छी बात यह थी कि वो भूल भुलैया बस एक इल्यूजन यानी भ्रम थी, यानी वहां लगने वाली चोट असली नहीं होगी। इसका मतलब ये था कि बच्चे बिना किसी गंभीर चोट के सही सलामत बाहर आ जाएंगे। नियम सुनने के बाद यूजीन पूछता है कि आखिर जीतने वाले को मिलेगा क्या।
जब उसे पता चलता है कि विजेता खानदान के खजाने में से अपनी पसंद की कोई भी चीज चुन सकता है तो उसका जोश 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। बाद में गार्गेथ और डेजरा उसे रोककर पूछते हैं कि क्या वाकई उसने कियान को धूल चटाई है। यूजीन बस हाँ बोलकर वहां से निकल जाता है। जब वो अपनी ट्रेनिंग में जुटा होता है तो उसके कजिन्स फिर से बीच में टपक पड़ते हैं, लेकिन इस बार गार्गेथ पहले आगे आता है। वो अपनी बॉडी दिखाते हुए मजाक उड़ाता है कि अगर उसे यूजीन को उसके जैसी बॉडी चाहिए तो उसे स्टेरॉयड लेने चाहिए। हमारा हीरो इस बेवकूफ की बातों को अनसुना कर देता है। वहीं डेजरा उससे सवाल करती है कि जब उसने कियान को भाले से हराया था तो अब वो तलवार का इस्तेमाल क्यों कर रहा है। यूजीन बड़े टशन में कहता है कि वो कोई भी हथियार चला सकता है। डेजरा को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और वो उसे चैलेंज कर देती है। उसे लगता है कि यूजीन सिर्फ फेंक रहा है और भालेबाजी का अपमान कर रहा है। गार्गेथ जज बनता है और मुकाबला शुरू होता है। डेजरा ये देखकर दंग रह जाती है कि यूजीन के खड़े होने के तरीके में कोई भी कमी नहीं है। वो हमला करती है लेकिन यूजीन पूरे मैच के दौरान ज्यादातर बचाव ही करता है। उसे लड़ते हुए देखकर यूजीन को एहसास होता है कि डेजरा काफी टैलेंटेड है, पर फिर भी वो उसे हराने के लायक नहीं। जब डेजरा उसे चकमा देने के लिए अपनी चाल बदलती है तो वो सीधे यूजीन के बिछाए जाल में फंस जाती है। यूजीन बिना पलटवार किए ही ये मैच जीत जाता है। इसके बाद गार्गेथ और डेजरा यूजीन के सामने मेन फैमिली के खिलाफ टीम बनाने का प्रस्ताव रखते हैं, जो आज तक पहले कभी नहीं हुआ था। गार्गेथ का कहना है कि उन्हें हाथ मिला लेना चाहिए क्योंकि मेन फैमिली वाले भी बॉस तक पहले पहुंचने के लिए आपस में गठबंधन जरूर करेंगे। यूजीन कहता है कि वो अकेला ही काफी है, पर क्योंकि आज तक किसी ब्रांच फैमिली वाले ने डायरेक्ट लाइन को नहीं हराया है इसलिए डेजरा उसे टीम बनाने के लिए मनाती रहती है। दूसरी तरफ मेन हाउस में एंसिला सोच रही है कि आखिर रेड टावर मास्टर को यहाँ न्योता क्यों दिया गया है। शायद वो एडवर्ड को अपना चेला बनाने आए हैं। एडवर्ड को बचपन से ही ट्रेनिंग से ज्यादा किताबों का शौक था और जादू में उसकी दिलचस्पी हमेशा से रही है। अगर वो रेड टावर मास्टर का स्टूडेंट बन गया तो उसे कुछ समय के लिए घर छोड़कर जाना पड़ेगा। कियान और सील यहीं रहकर अपनी ताकत बढ़ाएंगे, जिसका मतलब ये होगा कि एडवर्ड ने वारिस बनने का हक छोड़ दिया है। ऐसे में उसका अपना बेटा हमेशा दूसरी पत्नी की संतान बनकर रह जाएगा। उसने ये सब इसलिए सहा था क्योंकि उसे लगा था कि उसके पास अभी भी मौका है, लेकिन अब तो एक ब्रांच फैमिली के बच्चे ने भी उन्हें हरा दिया है। फिर उसके दिमाग में एक और बात आती है, अगर यूजीन भूल भुलैया को सबसे पहले पार कर लेता है और उसका टैलेंट पूरी डायरेक्ट लाइन को नीचा दिखा देता है तो कियान की हार उस बड़े शर्मनाक पल के नीचे दब जाएगी। 3 दिन बाद आखिरकार खानदानी रस्म शुरू होती है। जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर हर खिलाड़ी को एक रोशनी का टुकड़ा दिया जाता है। लोवेलियन उनसे कहता है कि वे इस रोशनी को अपने पसंद के हथियार का आकार दें। सब एक साथ कोशिश करते हैं और सील सबसे पहले उससे एक तलवार तैयार कर लेती है। उसे थोड़ा घुमाने के बाद वो पूछती है कि अगर ये टूट गई तो क्या होगा। लोवेलियन बताता है कि ये नहीं टूटेगी क्योंकि ये भी भूल भुलैया की तरह जादू से बनी है। वो झट से पूछती है कि क्या वो तलवार की जगह कोई जानवर बना सकती है, लेकिन वो मना कर देता है कि सिर्फ बेजान चीजें ही बनाई जा सकती हैं। इस पर एक लड़का वजह पूछता है तो लोवेलियन समझाता है कि जान फूंकना एक पवित्र शक्ति है जो सिर्फ जीवित प्राणियों के पास होती है। लड़का ये जवाब सुनकर चकित रह जाता है। तभी गार्गेथ एक भारी भरकम तलवार लेकर प्रकट होता है। वो बिना पूछे ही शेखी बघारने लगता है कि ये बिल्कुल वैसी ही तलवार है जैसी वो अपने घर पर इस्तेमाल करता है और उसे हैरानी है कि उसने यहाँ उसकी नकल तैयार कर ली। डेजरा भाला तैयार करती है जबकि यूजीन एक तलवार बनाता है। एडवर्ड भी अपने लिए एक हथियार बनाता है, लेकिन वो थोड़ा उदास दिखाई देता है। जल्द ही सब लोग मेज के लिए तैयार हो जाते हैं और यूजीन इकलौता ऐसा खिलाड़ी होता है जिसके पास तलवार और ढाल दोनों। यूजीन पलटकर पूछता है कि क्या आपस में लड़ना मना नहीं है। इस पर परिवार का मुखिया कहता है कि लड़ने की अनुमति है। फिर भी वो उन्हें याद दिलाता है कि समझदारी और टीम वर्क भी जरूरी है क्योंकि वे सब लायन हार्ट खानदान के खून से जुड़े एक ही परिवार का हिस्सा हैं। परिवार शब्द सुनते ही सील थोड़ा शर्माकर मुस्कुराने लगती है। यूजीन इसे नोटिस करता है और उसे ये बर्ताव थोड़ा अजीब लगता है। इसके बाद सबको एक जैसा नेकलेस दिया जाता है। ये नेकलेस हर किसी के दिमाग से जुड़ा होगा। अगर भूल भुलैया का दबाव उन पर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो ये नेकलेस अपने आप काम करना शुरू कर देगा। ये सिर्फ एक सुरक्षा कवच की तरह है। मुखिया ये भी बताता है कि अगर किसी को मदद चाहिए तो वे नेकलेस पकड़कर चिल्ला सकते हैं। नियम समझाने के बाद रस्म शुरू होने का वक्त आ जाता है। भले ही सब एक ही जगह से अंदर जाते हैं, लेकिन अंदर पहुंचते ही वे अलग अलग जगहों पर बढ़ जाएंगी। लड़की यूजीन को गुड लक कहती है और यूजीन भी उसे शुभकामना देता है। पोर्टल से गुजरने के बाद यूजीन एक अंधेरे कमरे में पहुंचता है। अपनी तलवार का एक वार करके उसे समझ आ जाता है कि ये जगह काफी तंग है। जो कोई भी लंबे हथियार का इस्तेमाल कर रहा होगा उसके लिए यहाँ टिकना मुश्किल होगा। यही वजह थी कि यूजीन ने तलवार और ढाल चुनी थी, भले ही वे साधारण हथियार थी। वो बिना देर किए अपना टेस्ट शुरू कर देता है। बाकी लोग पहले से ही मुश्किलों में फंस रही थी और उन्होंने अपनी नेकलेस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था।
सिर्फ 1 घंटा बीता था और 3 लोग पहले ही बाहर हो चुके थे। मेज से बाहर निकाले जाने के बाद पैट्रियार्क के चेहरे पर साफ निराशा दिख रही थी। उन्होंने ठंडे लहजे में उन्हें आराम करने भेज दिया। दूसरी तरफ एक टेंट के अंदर बड़े बुजुर्ग मैजिक की मदद से सभी पार्टिसिपेंट्स पर नजर रखे हुए थे। पैट्रियार्क का पूरा ध्यान खेल पर ही था। गर्जन अपनी भारी भरकम तलवार के साथ थोड़ा परेशान जरूर दिखा, लेकिन उसकी ताकत के आगे कोई टिक नहीं पा रहा था। वो अपने रास्ते में आने वाले हर मॉन्स्टर का कचरा कर रहा था। वहीं डसारिया अपनी फुर्ती का इस्तेमाल कर रही थी ताकि फालतू की लड़ाइयों से बचकर कंट्रोल बनाए रखे। कैनन बहुत संभल कर चल रहा था और एक के बाद एक ट्रैप्स को चकमा दे रहा था, जिसे देखकर सब उसकी तारीफ करने लगे। पर असली ट्विस्ट ये था कि उसकी मां ने उसे रात में ही मैप थमा दिया था। बेचारा चीटिंग करके हीरो बन रहा था। अब बात करते हैं आयोडो की, जो शुरुआत में एक मामूली गॉब्लिन को देखकर ऐसे डरा जैसे उसने भूत देख लिया हो। पर जैसे ही उसे एहसास हुआ कि ये सब मैजिक का कमाल है, उसकी डर वाली शक्ल हैरानी और एक्साइटमेंट में बदल गई। उसकी इस रुचि को देखकर लोबेरियन ने नोटिस किया कि लड़का मैजिक का दीवाना है। पैट्रियार्क ने बताया कि उसे बचपन से ही इसमें दिलचस्पी थी, यहां तक कि उसके लिए कैपिटल से एक टीचर ईट्सकीट को भी बुलाया गया था, पर उसने बीच में ही काम छोड़ दिया। जब लोबेरियन ने वजह पूछी तो पैट्रियार्क ने कहा कि उसने अपनी हकीकत स्वीकार कर ली है। ईट्सकीट को लगता है कि फैमिली हेड बनना उसकी ड्यूटी है, जबकि पैट्रियार्क चाहते थे कि वो मैजिक की राह पर चले। अंत में एक उम्मीद की किरण दिखी। अगर उसका पैशन अब भी जिंदा है तो वो रेड टावर के मास्टर के अंडर पढ़ने का मौका हाथ से नहीं जाने देगा। टावर मास्टर ने पक्का प्रॉमिस तो नहीं किया, पर हाँ, वो उस लड़के से मिलने के लिए तैयार हो गए हैं। अब देखना यह है कि क्या ये लड़का अपनी किस्मत बदल पाएगा या बस गॉब्लिन देखकर डरता रहेगा। टावर मास्टर साफ कर देते हैं कि अगर टैलेंट में कमी रही तो वो उसे अपना शिष्य डिसाइपल नहीं बनाएंगे। पेट्रियार्क इस बात से सहमत हैं क्योंकि वो बस इतना चाहते हैं कि लड़का अपने सपनों को पूरा करे। वो बताते हैं कि आयोडो हमेशा से ही वर्मुथ से कहीं ज्यादा सिएना को पसंद करता रहा है। टावर मास्टर भी इस बात को मानते हैं। तभी पेट्रियार्क एक ऐसी बात कहते हैं जो सबको हैरान कर देती है। वो कहते हैं कि ये लड़का बाकी लोगों से अलग है क्योंकि इसका फेवरेट हीरो सिएना या वर्मुथ नहीं बल्कि कोई और ही है। लोबेरियन बड़ी उत्सुकता से पूछता है कि आखिर वो है कौन। पेट्रियार्क जवाब देने ही वाले थे कि अचानक उनकी नजर एक जादुई क्रीचर पर पड़ती है और वो टावर मास्टर को वहां देखने को कहते हैं। वहां यूजीन था, जो अकेले ही एक मॉन्स्टर से भिड़ा हुआ था। जैसे ही दूसरा मॉन्स्टर उस पर झपटा, यूजीन ने बड़ी आसानी से उसे चकमा दिया और हर एंगल से उस पर हमला कर उसे काट डाला। ये देखकर देखने वाले दंग रह गए, यहां तक कि पेट्रियार्क भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। टावर मास्टर ने हैरानी से पूछा, ये लड़का कौन है? जैसे ही वो ट्रोल ढेर हुआ, पेट्रियार्क ने गर्व से बताया, ये यूजीन लायन हार्ट है। टावर मास्टर के पास शब्द ही नहीं बचे थे। पेट्रियार्क इस बात से हैरान थे कि यूजीन ने बिना किसी अनुभव के उस ट्रोल का सामना इतने शांत रहकर किया और रास्ता खोज लिया। टावर मास्टर ने खुलासा किया कि वो ट्रोल असल में लड़ाई के लिए नहीं बल्कि एक ट्रैप था, ये देखने के लिए कि क्या बच्चे डर के आड़े रास्ता ढूंढ पाते हैं या नहीं। उन्होंने जानबूझकर उसे बड़ा बनाया था ताकि बच्चे डर जाएं। पेट्रियार्क इसे नेचुरल टैलेंट कहते हैं, जिस पर टावर मास्टर कहते हैं कि दुनिया ऐसे लोगों को असली जीनियस कहती है। उसी समय गार्जियन भी एक ट्रोल से लड़ रहा था। शुरुआत में वो पिछड़ रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और सीधा मॉन्स्टर पर चार्ज कर दिया। उसने ट्रोल की टांग काट दी और उसे नीचे गिरा दिया। जीत तो उसकी हुई, लेकिन उसकी हालत खराब हो चुकी थी। मांसपेशियां फट गई थीं और शरीर जवाब दे रहा था, क्योंकि वो रास्ते में पहले ही कई ट्रैप्स का शिकार हो चुका था। दूसरी तरफ कियान दिमाग से काम ले रहा था। उसने एक पत्थर की मदद से ट्रोल का ध्यान भटकाया और चुपके से वहां से निकल गया। जल्द ही उसकी मुलाकात चाओ से हुई। कियान अपनी शेखी बघारने लगा कि अगर वो उसके साथ रहेगी तो वो मेज से बाहर निकल जाएंगे। वो अब भी उस बात से चिढ़ा हुआ था कि यूजीन ने चाओ के सामने उसकी बेइज्जती की थी। तभी चाओ ने भूतों की बात छेड़ दी, जिससे कियान थोड़ा घबरा गया, पर हीरो बनने के चक्कर में बोला, डरो मत, मैं हूं ना। तभी अचानक एक खून से लथपथ चेहरा सामने आया और कियान की चीख निकल गई। वो चेहरा असल में डिजेरा का था, जो खुद डरी हुई थी। वो वहां से भागने लगी तो कियान ने चाओ को इम्प्रेस करने के लिए उसका पीछा करना शुरू कर दिया। डिजेरा को पता था कि वो अकेले इन दोनों से नहीं लड़ सकती, इसीलिए वो गार्जियन को ढूंढ रही थी। भागते हुए उसने एक ट्रैप ट्रिगर कर दिया, पर अपनी जबरदस्त स्पीड की वजह से वो बच निकली। कियान कोड़ा हिचकिचाया, पर चाओ को पीछे देख उसने लंबी छलांग लगाई और मुश्किल से पार कर पाया। चाओ तो बिना किसी मदद के ही कूद गई। आखिरकार ये तीनों बॉस रूम पहुंचे, जहां एक विशाल बॉस उनका इंतजार कर रहा था। तभी पीछे से यूजीन की आवाज आई, तुम तीनों यहां साथ में क्या कर रहे हो? वो लोग हैरान थे कि यूजीन पहले से ही वहां मौजूद था और उनका इंतजार कर रहा था। चाओ ने सही कहा कि यूजीन ने उनसे पहले ही बॉस रूम खोज लिया था। यूजीन ने बड़े टशन में कहा कि वो चाहे तो इस बॉस को चुटकियों में हरा सकता है, लेकिन फिर इन लोगों की मेहनत बेकार चली जाएगी। उसने एक नया नियम बनाया, जिस ऑर्डर में ये लोग यहां पहुंचे हैं उसी ऑर्डर में एक एक करके बॉस से लड़ेंगे। पहले डिजेरा,
फिर चाओ और आखिर में कियान। डेज़ेरा थोड़ी घबराई हुई थी कि क्या अकेले लड़ना होगा, पर यूजीन ने ताना मारते हुए कहा, अगर हिम्मत नहीं है तो क्विट कर दो। डेज़ेरा ने अपना रुमाल सर पर बांधा और बॉस की तरफ बढ़ गई। कियान ने जब पूछा कि क्या यूजीन नहीं लड़ेगा, तो उसने साफ कर दिया कि वो भी लड़ेगा, पर अपने टर्न पर। कमिया कहता है कि अब हीरो की बारी नहीं आएगी, क्योंकि वो खुद बॉस को धूल चटाने वाला है। इस पर अपना हीरो जवाब देता है कि अगर कमिया ने सच में ऐसा कर दिखाया तो वो उसे पूरी जिंदगी बड़े भैया कहकर बुलाएगा। ये सुनते ही कमिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वो खुशी खुशी कहने लगा कि अब अपनी बात से मुकरना मत। जैसे ही तजेरी बॉस के करीब पहुंचती है, राक्षस अपनी आंखें खोलकर खड़ा हो जाता है। तजेरी बुरी तरह डर जाती है, लेकिन अब जब इतनी दूर आ ही गई थी तो पीछे हटने का सवाल ही नहीं था, इसलिए वो सीधा हमला बोल देती है। वो मॉन्स्टर के पहले वार से तो बच जाती है और उसकी खाल में तलवार घोंपने की कोशिश करती है, पर नाकाम रहती है। जैसे ही उसे समझ आता है कि राक्षस की खाल बहुत सख्त है, बॉस उसे दबोच लेता है। तजेरी को लगता है कि अब उसका खेल खत्म, पर राक्षस उसे मारने के बजाय दूर फेंक देता है और वो बाकी साथियों के पास जाकर गिरती है। चाओ हैरान होकर यूजीन से पूछता है कि उसने उसे मारा क्यों नहीं। यूजीन समझाता है कि ये राक्षस असली नहीं बल्कि जादू से बना है, इसलिए जैसे ही उसने उसे पकड़ा, तजेरी की हार मान ली गई। तभी कान मुस्कुराते हुए खड़ा होता है। वो शेखी बघारते हुए कहता है कि आज वो साबित कर देगा कि मेन फैमिली के लोग इन साइड वालों से कितने ऊपर होते हैं। ये बोलकर वो खुद ही मुस्कुराने लगता है। कान अपनी तलवार में फिर से ताकत भरने लगता है। पूरी तलवार से मैना की चमक निकलने लगती है। तजेरी समझ जाती है कि ये मैना ब्लेड है, ऐसी चीज जो किसी भी चीज को काट सकती है, जिसे सीखने में कम से कम 10 साल की कड़ी मेहनत लगती है। तब जाकर उसे एहसास होता है कि मेन फैमिली और उसके खानदान में कितना बड़ा अंतर है। हालांकि यूजीन को ये बुरा आइडिया नहीं लगता। कान कहता है कि भले ही वो इसे कम समय के लिए इस्तेमाल कर पाए, पर बॉस को हराने के लिए इतना काफी है। पर तभी अचानक तलवार से सारी मैना गायब हो जाती है। कान को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। वहीं यूजीन को तुरंत याद आता है कि पेट्रियार्क ने कहा था कि वो बच्चों का टेस्ट लेना चाहते हैं ताकि मेन फैमिली को खानदानी फायदा ना मिले। इसका मतलब टावर मास्टर ने शायद भूल भुलैया के बीच में मैना हमलों को ब्लॉक कर दिया था, यानी अब दोनों पक्ष बराबरी पर थे। कमिया को अभी भी पल्ले नहीं पड़ रहा था कि चल क्या रहा है, तो हीरो उससे पूछता है कि क्या उसे लग रहा है कि वो हार जाएगा। अगर ऐसा है तो फालतू की जिद छोड़कर बस ये मान ले कि वो हार मान चुका है और वापस चला जाए, वरना बेमतलब पिटता रहेगा। पास खड़ी लड़की ये सब बड़े मजे से देख रही थी। कमिया गुस्से में बॉस पर टूट पड़ता है और राक्षस भी सीधा उसकी तरफ आता है। कमिया फुर्ती से उसके बगल से निकलकर उसके हाथ पर वार करता है। वो कुछ और हमलों से बचते हुए जवाबी वार करता है, पर उसे जल्द ही समझ आ गया कि इन छोटे मोटे घावों से बॉस का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके पैरों पर हमला करने की कोशिश करता है, पर बॉस चालाकी दिखाते हुए उसे अपने घुटने से रोक देता है। तजेरी को इस अचानक हुए पलटवार से संभल नहीं पाता और बॉस उसे पकड़कर जमीन पर पटक देता है। फिर वो उसे पूरी ताकत से दूर उछाल देता है। वो अपने पैरों पर तो खड़ा हो जाता है, पर यूजीन उसे टोकते हुए कहता है कि नियम के हिसाब से ये उसकी हार है। कमिया आग बबूला था, पर उसके पास दलील नहीं थी। फिर हीरो ने लड़की से कहा कि अब उसकी बारी है, पर उसने मना कर दिया। उसका कहना था कि अगर भूल भुलैया के बीच में कोई तलवार ही नहीं है तो लड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। ये सुनकर हीरो थोड़ा हैरान हुआ और बोला कि वो तो उसके खुद के भाई से ज्यादा समझदार निकली। इसके बाद वो दीवार के पास गया, अपनी ढाल उठाई और ऐसे बॉस की तरफ बढ़ा जैसे टहलने निकला हो। लड़की ने पूछा कि क्या वो उसे हरा पाएगा। हीरो ने जवाब दिया कि उसे ये तो नहीं पता कि वो जीतेगा या नहीं, पर उसे खुद के हारने का ख्याल भी नहीं आता। जैसे जैसे वो शांति से बॉस की तरफ बढ़ रहा था, वो उसे हराने की प्लानिंग कर रहा था। राक्षस ने सामने से हमला किया और यूजीन पलक झपकते ही उसके हाथ पर चढ़ गया। बॉस ने दूसरे हाथ से उसे पकड़ना चाहा, पर यूजीन तो पहले ही उसके सिर पर चढ़ चुका था। उसने अपनी फितरत के हिसाब से वार करना चाहा, पर राक्षस ने गलती से खुद को ही चेहरे पर मार लिया। बॉस दर्द से दहाड़ उठा। जब तक वो संभलता, यूजीन ने हर तरफ से उस पर अनगिनत वार कर दिए। जो भी ये देख रहा था दंग रह गया। डजेरा ने गौर किया कि यूजीन राक्षस की गर्दन की मुख्य नस यानी करोटिड आर्टरी को निशाना बना रहा है। फिर उसने झपट्टा मारकर अपनी तलवार राक्षस के गले में उतार दी और वो विशालकाय मौज धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। बिना किसी जल्दबाजी के उसने अपनी तलवार साफ की और सबसे पूछा, देखा सबने? किरण तो जैसे पत्थर बन गया। यूजीन ने मजे लेते हुए कहा कि ये तो बहुत आसान जीत थी। किरण बड़बड़ाने लगा कि अगर उसके पास तलवार होती तो वो भी इतनी ही आसानी से जीत जाता, पर गहराई में वो भी जानता था कि तलवार होने के बाद भी वो यूजीन जैसा कमाल नहीं कर पाता। अब उसे जो महसूस हो रहा था वो सिर्फ डर नहीं था, उसके सीने में एक अजीब सी हलचल थी जिसे वो तब तक नाम नहीं दे पाया जब तक कि वो जादुई हथियार गायब नहीं होने लगा। बॉस भी कमरे से ओझल हो गया। सेरेमनी खत्म हो चुकी थी। बाहर खड़े सभी लोग दंग थे। पेट्रियार्क मन ही मन हंस रहे थे।
उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक साइड फैमिली का बच्चा जिसने कभी मैना की ट्रेनिंग नहीं ली, उसने एक मिनोटॉर को गाजर मूली की तरह कैसे काट दिया। टावर मास्टर ने भी माना कि यह हैरान करने वाला था। एक मिनोटॉर से अकेले लड़ने की उम्मीद कभी नहीं की गई थी, इसलिए उसने टीम वर्क पर जोर दिया था। वो ये बॉस इसलिए बनाया था ताकि बच्चे साथ मिलकर काम करें, पर यूजीन ने उसके हर जाल और मॉन्स्टर की धज्जियां उड़ा दी। अब तो वो आदमी भी सोचने लगा था कि आखिर ये लड़का किस मिट्टी का बना है। पेट्रियार्क के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उन्होंने कहा कि जब से ये लड़का यहाँ आया है, इसने सिवाय ट्रेनिंग के कुछ नहीं किया और इसके गांव वाले भी इस बात के गवाह हैं। उन्होंने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया कि यूजीन तो पैदा ही जंग के लिए हुआ है। उसका शरीर और उसकी फितरत एक दूसरे के लिए ही बने हैं और सिर्फ इस हीरे को ढूंढने के लिए ये पूरी सेरेमनी करना वसूल हो गया। ये सुनकर टावर मास्टर के पसीने छूटने लगे। उन्होंने बड़ी सावधानी से पूछा कि क्या उन्हें वाकई इस बात से कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने इशारा किया कि हीरो तो अभी से उनके खुद के बच्चों से कोसों आगे निकल चुका है और अगर अभी ये हाल है तो जरा सोचिए तब क्या होगा जब ये मैना चलाना सीख जाएगा। पेट्रियार्क ने बड़े दिल वाले अंदाज में कहा कि ये तो और भी खुशी की बात है क्योंकि वो उनके खानदान का नाम और रोशन करेगा। टावर मास्टर ने घबराते हुए एक और टेढ़ा सवाल दाग दिया कि अगर कल को यूजीन लॉयनहार्ट परिवार का वारिस और अगला मुखिया बनना चाहे तब क्या होगा। पेट्रियार्क थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गए, फिर बोले कि परिवार की कमान उसी के हाथ में होनी चाहिए जो सबसे काबिल हो। अगर उनके खुद के बच्चे अपनी जगह नहीं बचा पाए तो हीरो का पूरा हक है उसे छीन लेने का। अगर वो इतने कमजोर हैं कि अपने पैदाइशी हक की हिफाजत नहीं कर सकते तो वो लीडर बनने के लायक ही नहीं है। टावर मास्टर ने बात संभालते हुए कहा कि शायद एक बाहरी होने के नाते उन्होंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। फिर अपनी सारी जादुई ताकत को समेटते हुए उन्होंने एक पुराने दोस्त के नाते आखिरी सलाह दी। उन्होंने कहा कि पेट्रियार्क को यूजीन को गोद ले लेना चाहिए और उसे अपना बेटा बना लेना चाहिए। आखिर एक साइड फैमिली के बच्चे ने ब्लड लाइन सेरेमनी में मेन खानदान के बच्चों को पछाड़ दिया है और ये बात बाकी रिश्तेदारों को मेन ब्रांच की इज्जत कम करने का मौका दे सकती है, जिससे आगे चलकर बवाल खड़ा हो सकता है। पेट्रियार्क ने उनकी सलाह का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ख्याल तो काफी लुभावना है, पर उससे पहले एक काम और करना है। उस नन्हे शैतान को बधाई देनी है। भूल भुलैया से सभी बच्चों को बाहर निकालने के बाद पेट्रियार्क की नजरें सब पर घूमने लगी। उनकी आंखें आयोट पर जाकर रुकी जो आखिर तक पहुंच ही नहीं पाया क्योंकि उसका ध्यान जादू और मॉन्स्टर्स में ही अटका रह गया था। पेट्रियार्क को उससे काफी निराशा हुई। हालांकि बाकी दो बच्चों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। उनकी नज़र में वो मिनोटॉर को सिर्फ इसलिए नहीं हरा पाए क्योंकि उनके पास अनुभव की कमी थी। उन्होंने सबके तालमेल की तारीफ की और कहा कि वो पूरे वक्त उन पर नजर रखे हुए थे और काफी हैरान भी हुए। फिर उन्होंने यूजीन को आगे बुलाया और कहा कि ये 9 बच्चों में वो सबसे अलग और बेहतरीन साबित हुआ है। हीरो ने उनका शुक्रिया अदा किया और पेट्रियार्क ने उसके उन फैसलों की तारीफ की जो उसने मुश्किल जालों और राक्षसों के खिलाफ लिए थे। उन्होंने ये भी गौर किया कि हीरो ने बिना खरोच आए उस विशाल ट्रोल को धूल चटा दी थी। वो हट्टा कट्टा लड़का तो ये सुनकर सन्न रह गया। उसे तो यहां तक लगने लगा कि अगर यूजीन ने उसके खानदान वाली दवाइयां खा ली तो वो उससे भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। लेवेलियन ने भी हार मानते हुए कहा कि उसे लगा था कि सब भूल भुलैया में खो जाएंगे, पर उसने वाकई इन बच्चों को कम आंकने की गलती कर दी थी। यूजीन का ये जलवा देखकर अब सबके होश उड़े हुए थे। क्या आपको लगता है कि पेट्रियार्क वाकई यूजीन को अपना वारिस बनने देंगे या आगे चलकर परिवार के अंदर की राजनीति उसे रोकने की कोशिश करेगी? ये सब वर्मूथ के वंशज थे और सच कहूं तो एक से बढ़कर एक थे। पेट्रियार्क ने उन सबको आराम करने के लिए कहा और वादा किया कि वो उनके लिए एक शानदार दावत तैयार करवाएंगे। इसके बाद उन्होंने लेवेलियन को बच्चों को वापस ले जाने का इशारा किया। सब लोग हवेली की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन तभी पेट्रियार्क ने यूजीन को रोक लिया और उसे अपने साथ चलने को कहा। सीएल ये देखकर हैरान रह गई और उसने तुरंत पूछा कि क्या वो प्रोटैगनिस्ट को उसका गिफ्ट देने जा रहे हैं। पेट्रियार्क ने हाँ में सिर हिला दिया। सीएल जानती थी कि वे लोग अंडरग्राउंड खजाने वाले कमरे में जा रहे हैं, एक ऐसी जगह जिसे उसने आज तक नहीं देखा था। बेचारी बस उन्हें देखते हुए रह गई। जब वे जंगल के रास्ते जा रहे थे तो पेट्रियार्क ने यूजीन की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि वो हर तरह के हथियार बहुत बढ़िया तरीके से चलाता है। इस पर हमारे एमसी ने बड़ी विनम्रता दिखाई और कहा कि आप कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं, लेकिन पेट्रियार्क कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने याद दिलाया कि यूजीन ने भूल भुलैया के राक्षसों को सिर्फ एक तलवार और ढाल से ढेर कर दिया था और डिसारिया के खिलाफ तो उसने भाला भी चलाया था। भाई, घर के मुखिया तक खबरें बड़ी तेजी से पहुंचती हैं। उन्होंने आगे बताया कि आज लायनहार्ट परिवार की पहचान भले ही तलवार हो, लेकिन उनके पूर्वज महान वर्मूथ हर तरह के हथियार चलाने में उस्ताद थे। उन्हें तो युद्ध का देवता और हर फन का माहिर कहा जाता था।
और सिर्फ वर्मूथ ही अकेले ऐसे धुरंधर नहीं थे, उनके साथ ही हामेल भी एक महान योद्धा थे जिनका दर्जा लॉर्ड वर्मूथ के बाद ही था। अपनी पिछली जिंदगी की बातें सुनकर यूजीन को थोड़ी घबराहट होने लगी। उसने बात काटते हुए कहा कि किताबों में तो हामेल को बड़ा बेवकूफ़ दिखाया गया है। ये सुनकर पेट्रियार्क हंस पड़े और बोले कि उन्होंने भी वो किस्से पढ़े हैं, लेकिन अगर हामेल इतना शरारती और मुसीबत खड़ी करने वाला ना होता तो कहानी में वो मज़ा ही नहीं आता। फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने हमारे हीरो को चौंका दिया। पेट्रियार्क ने माना कि उन्हें वर्मूथ से कहीं ज़्यादा हामेल पसंद है। जब यूजीन ने इसकी वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि वो हामेल की उन खूबियों के कायल हैं जो किताबों में नहीं लिखी गईं। हामेल को कई बार वर्मूथ से कम होने का एहसास हुआ, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वो खुद को तब तक तराशता रहा जब तक उसने अपनी सीमाओं को पार नहीं कर लिया और आखिर में अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। यूजीन को लगा कि किताबों वाली ये सीख कुछ ज्यादा ही फिल्मी है, फिर भी उसने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे भी हामेल बहुत पसंद है। ये सुनकर पेट्रियार्क भी मुस्कुरा दिए। जल्द ही वे लोग अपनी मंजिल पर पहुंच गए। गार्ड्स ने पेट्रियार्क को देखते ही रास्ता दे दिया। एक छोटे से घर के अंदर सीढ़ियां सीधे जमीन के नीचे जा रही थीं। नीचे उतरते वक्त पेट्रियार्क ने बताया कि यूजीन इस परिवार का हिस्सा ना होते हुए भी यहां कदम रखने वाला पहला इंसान है। यूजीन ने झट से पूछा कि क्या सच में उसे यहां आने की इजाजत है। पेट्रियार्क बोले कि जुबान दे दी तो बस दे दी, और सीनेट के बुजुर्गों ने भी इस बात के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। सीनेट में लायनहार्ट परिवार के पुराने और अनुभवी दिग्गज शामिल थे, ऐसे लोग जो परिवार की अलग अलग शाखाओं से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से बड़ा सम्मान हासिल किया था। यूजीन ने पूछा कि यहाँ मौजूद खजाने आखिर कितने कीमती हैं। ये संग्रह सैकड़ों सालों में तैयार हुआ था और इसमें महान नायक वर्मूथ की निशानियां भी थीं। ये सुनकर यूजीन के मन में सवाल उठा कि क्या सेक्रेड फोर्ट भी यही है। मुखिया ने हाँ में जवाब दिया, लेकिन उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि यूजीन उसे चुन नहीं सकता, क्योंकि वो पवित्र तलवार लायनहार्ट परिवार की पहचान है और किसी को भी यूं ही नहीं सौंपी जा सकती। यूजीन को थोड़ा अफसोस हुआ, पर मुखिया ने इसके पीछे की एक और वजह बताई। उस तलवार ने आज तक वर्मूथ के अलावा किसी और को अपना मालिक नहीं माना। उन्होंने कहा कि जब तुम उसे देखोगे तो खुद समझ जाओगे। एक दरवाजे के पास पहुंचकर मुखिया ने अपनी उंगली पर कट लगाया और खून की कुछ बूंदें एक स्टैंड पर गिरा दी। उनके खून को पहचानते ही दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। जब वो पूरी तरह खुल गया तो मुखिया ने यूजीन से अकेले अंदर जाने को कहा ताकि उसके चुनाव पर किसी और का असर न पड़े। यूजीन ने उन्हें धन्यवाद दिया और अंदर कदम रखा। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसके ठीक सामने वही मशहूर सेक्रेड स्वॉर्ड खड़ी थी जिसे कभी वर्मूथ इस्तेमाल किया करता था। क्या ये छोटा सा बच्चा वाकई इस तलवार पर अपना हक जता पाएगा? ये तलवार यूरस साम्राज्य की शुरुआती दिनों से मौजूद है और लोग मानते हैं कि इसे खुद भगवान ने दिया था। लंबे समय तक इसे शाही महल में एक ढाल की तरह हिफाजत से रखा गया था और इसने सिर्फ वर्मूथ को अपना स्वामी स्वीकार किया था। करीब 300 साल पहले इसी तलवार ने हेलमुथ राज्य के 5 सबसे ताकतवर राक्षसों में से एक डेमन किंग ऑफ कार्नेज का सीना चीरा था, मगर उसके बाद से यह सिर्फ एक दिखावे की चीज बनकर रह गई थी, जो कि सच में बर्बादी ही थी। खैर, अब सवाल यह था कि क्या यूजीन इसे हासिल कर पाएगा। उसने पूरी ताकत से तलवार का हत्था खींचा, पर वो टस से मस नहीं हुई। यूजीन को वैसे भी पता था कि अगर वो इसे निकाल भी लेता तो उसे ये रखने नहीं दी जाती, इसलिए उसने अपना इरादा बदला और दूसरे खजानों की तलाश शुरू की। ढूंढते ढूंढते उसकी नजर एक कमाल की चीज पर पड़ी, एस्पेल, जिसे लालची तलवार भी कहा जाता है। ये तलवार अपने दुश्मनों की जादुई ताकत माना को खा जाती है और उसे अपनी शक्ति बना लेती है, यहां तक कि ये बड़े से बड़े जादुई हमलों को एक झटके में काट सकती है। लेकिन वर्मूथ इसे इतनी बखूबी इसलिए चला पाता था क्योंकि वो एक उम्दा जादूगर भी था। फिलहाल यूजीन के लिए इसे संभालना थोड़ा मुश्किल था। सर्च जारी रखते हुए उसे और भी कई मशहूर हथियार मिले। एक था ड्रैगन लांस कार्बोस। इसे गर्म होने में थोड़ा वक्त लगता है, पर एक बार तप जाए तो ये असली ड्रैगन की तरह आग उगल सकता है। फिर उसे स्टॉर्म ब्लेड वाइनेथ दिखी, जिसे हवा के राजा का आशीर्वाद प्राप्त था। उसे बिजली छोड़ने वाला थंडर बो भी मिला, जिसके निशाने से बच पाना नामुमकिन था। इसके अलावा वहां जबील नाम की एक उड़ने वाली तलवार थी, जो जादुई ताकत मिलते ही सैकड़ों ब्लेड वाले चाबुक में बदल जाती थी। वहीं शील्ड ऑफ गेडन किसी भी हमले को खिलौना बना सकती थी। वहां मौजूद हर हथियार बेमिसाल था और किसी को भी छोड़ना घाटे का सौदा लग रहा था। फिर भी यूजीन को लूनर स्वॉर्ड या डेमोनिक लांस नहीं मिले, शायद उन्हें बहुत पहले ही कोई ले जा चुका था। फिलहाल के लिए उसे वाइनेथ सबसे सही विकल्प लगी। इसे पकड़ते ही हवा की शक्तियों पर काबू पाया जा सकता था और ज्यादा ताकत होने पर तो सीधे विंड किंग को ही बुलाया जा सकता था। जहां बड़े बड़े जादूगर एक छोटी सी शक्ति को कंट्रोल करने के लिए तरसते हैं, वहां वाइनेथ ये काम चुटकियों में कर सकती थी। पर यूजीन का मन अभी भरा नहीं था। उसने बाकी तिजोरी भी छानने का फैसला किया। वहां सिर्फ हथियार ही नहीं, गहने और कीमती पत्थर भी थे। तभी एक चीज ने उसका ध्यान खींचा। उसने अलमारी से एक हार निकाला। ये वही हार था जो उसके पिछले जन्म में उसके माता पिता की आखिरी निशानी था। सालों पहले अपना बदला लेने के बाद भी उसने मरने के दिन तक इसे पहन रखा था।
वो सोच में पड़ गया कि ये यहाँ कैसे आया। क्या वर्मुथ उसका शरीर वापस ले आया था? उसे लगा कि शायद उसके दोस्तों ने उसे अकेला नहीं छोड़ा था। वर्मुथ और डेमन किंग के बीच समझौते से शांति तो आ गई थी, पर हेलमुथ अब भी कायम था और 2 राक्षस राजा अब भी जिंदा थे। कहानियां कहती हैं कि 5 नायकों ने मिलकर सबको हरा दिया था, पर इस हार को यहां देखकर उसे शक होने लगा कि असल में क्या खिचड़ी पकी थी। वो जानना चाहता था कि वर्मुथ के दिमाग में क्या चल रहा था। उसे यहां तक लगा कि शायद उसके जल्दी मर जाने की वजह से मिशन अधूरा रह गया और ये सब उसकी गलती थी, पर वो अपने दोस्तों को दोष नहीं देना चाहता था। यकीनन उनके पास राक्षस राज को खत्म न करने की कोई ठोस वजह रही होगी। आखिर कोई तो वजह रही होगी कि वे लोग डीमन किंग का काम तमाम नहीं कर पाए। खैर, इस कमरे में बहुत सारे ऐसे हथियार थे जो उसे चाहिए थे, लेकिन वो हैमल की इस आखिरी निशानी को लायनहार्ट वॉल्ट में ऐसे ही लावारिस नहीं छोड़ सकता था। जब उसने इस नेकलेस को चुना तो पेट्रियार्क हैरान रह गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें ये नेकलेस पसंद आया। फिर भी उन्होंने पूछा कि क्या यूजीन सच में सीरियस है, क्योंकि ये तिजोरी बेशकीमती खजानों से भरी पड़ी थी। उन्होंने नेकलेस को थोड़ा पास से देखने की इच्छा जताई। सच कहें तो ये बस एक खुरदुरा लाल पत्थर था, ना तो कीमती और ना ही कोई शानदार नक्काशी। सीधे शब्दों में कहें तो एक सस्ता सा लॉकेट। तो फिर ये इस शाही खजाने में क्या कर रहा था? पेट्रियार्क ने इसकी पड़ताल करने का फैसला किया। उन्होंने इसके इतिहास को जानने के लिए इसे एक जादुई पेडेस्टल पर रखा, पर पता चला कि वॉल्ट के रिकॉर्ड में इसका कोई नामो निशान ही नहीं है। यानी ये लायनहार्ट खानदान की संपत्ति नहीं थी और इसका यहाँ होना ही अजीब था। उन्होंने यूजीन को समझाया कि इसकी कोई कीमत नहीं है, इसे बेचकर तो एक अदनी सी तलवार भी नहीं आएगी। उन्होंने एक बार फिर पूछा कि क्या उसका फैसला पक्का है। मन ही मन खुश होते हुए मेन कैरेक्टर ने हाँ में सिर हिला दिया। पेट्रियार्क ने कहा कि अगर उसे यही चाहिए तो ठीक है, लेकिन पहले वो लिटिल बैरियन से इसकी जांच करवाएंगे, क्योंकि इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो हो सकता है इस पर कोई खतरनाक स्पेल या काला जादू हो। यूजीन ने पूछा कि क्या टेस्ट के बाद ये उसे वापस मिल जाएगा, जिस पर पेट्रियार्क ने वादा किया कि बिल्कुल मिल जाएगा। इसके बाद उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने पासा ही पलट दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि इस बेकार पत्थर को चुनना लायनहार्ट वॉल्ट से इनाम चुनने में काउंट नहीं होगा, इसलिए यूजीन को अंदर जाकर अपने लिए कोई असली हथियार चुनना चाहिए। ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट भी चौंक गया, पर पेट्रियार्क ने हंसते हुए कहा कि उनका वादा अब भी कायम है, वो कोई भी असली खजाना चुन सकता है। यूजीन ने उनका शुक्रिया अदा किया और दोबारा कमरे की तरफ दौड़ पड़ा। वो सोच भी नहीं पा रहा था कि वर्माउथ का ये वंशज इतना दरियादिल कैसे हो सकता है। अब जब कोई रोक टोक नहीं थी तो उसने बिना झिझक स्टॉर्मब्लेड वाइनेथ को चुन लिया। उसे बाहर खींचते हुए उसने तय कर लिया कि यही उसकी असली तलवार बनेगी। रात होते होते वो वापस महल पहुंच चुका था। वहां डेजरी लायनहार्ट उसे देखकर चिढ़ गई। उसने तंज कसते हुए पूछा कि जब वो स्पीयर चलाने में इतना माहिर है तो उसने भाला क्यों नहीं चुना। यूजीन ने पलटकर जवाब दिया कि चॉइस उसकी थी और वैसे भी वो तलवारबाजी में भी उस्ताद है। तभी वहां खड़ी एक मस्कुलर महिला बोल पड़ी कि ये तलवार दिखने में काफी हल्की है। उसने दलील दी कि यूजीन की ताकत के हिसाब से उस पर कोई भारी हथौड़ा या कुल्हाड़ी ज्यादा सूट करती। यहां तक कि उसने यूजीन को अपने वर्कआउट रूटीन में शामिल होने का ऑफर भी दे डाला, पर हमारे हीरो ने साफ मना कर दिया। डेजरी ने उस जिम लवर को इग्नोर करने का इशारा किया और यूजीन से तलवार को म्यान से बाहर निकालने को कहा। बिना किसी नखरे के उसने ब्लेड को बाहर निकाला। उसने बताया कि ये स्टॉर्मब्लेड वाइनेथ है, जिसे विंड किंग के एलिमेंट का आशीर्वाद मिला है। सही माना ट्रेनिंग के साथ वो इसकी तूफानी ताकत को जगा सकता है। डेजरी ने माना कि ये दिखने में कूल है, पर वो होती तो अब भी भाला ही चुनती। जब यूजीन ने बातों बातों में बताया कि वॉल्ट के अंदर भालों की कोई कमी नहीं थी, तो डेजरी के कान खड़े हो गए। वो फौरन उस ड्रैगन स्पीयर की तारीफों के पुल बांधने लगी, जो हर वार के साथ ड्रैगन की सांस जैसी आग उगलता है। प्रोटैगनिस्ट ने ऐसा नाटक किया जैसे उसे इस बारे में कुछ भी पता ना हो। फिर उसने डेमोनिक लांस रुवेंस का जिक्र किया, जिसे वो वर्माउथ के पूरे हथियारों के जखीरे में सबसे खतरनाक मानती थी। तभी उस बॉडी बिल्डर ने बीच में कूदकर कहा कि वो भी उस लांस को जानता है, जिसे कभी डीमन किंग ऑफ ब्रुटैलिटी इस्तेमाल किया करता था। इस बड़बोलेपन के लिए उसे तुरंत एक जोरदार डांट पड़ी, लेकिन डीमन किंग ऑफ ब्रुटैलिटी का नाम सुनते ही यूजीन के दिमाग में 300 साल पुरानी यादों का तूफान उठ खड़ा हुआ। उस दौर में हेलमुथ किंगडम के पास 5 डीमन किंग्स थे, जिनमें पहला था डीमन किंग ऑफ एपोकलिप्स और दूसरा था डीमन किंग ऑफ इनकासरेशन। तीसरा था डेमन किंग ऑफ डेलीरियम, चौथा था डेमन किंग ऑफ क्रूएलिटी, पांचवा था डेमन किंग ऑफ ब्रूटैलिटी। तभी वो बॉडी बिल्डर बीच में टांग अड़ाते हुए कहता है कि वर्माउथ के सबसे घातक हथियार को लेकर उन दोनों की जनरल नॉलेज खराब है। उसके मुताबिक असली तबाही तो रिलेंटिस क्रशर गिगालिस था। अब क्या था, दोनों आपस में ही भिड़ गए कि किसी डेमन किंग की रैंक से उसके हथियार की ताकत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता।
यूजीन चुपचाप खड़ा सोच रहा था कि वर्माउथ के पूरे जखीरे में यही दो ऐसे हथियार थे जो कभी डेमन किंग्स के हुआ करते थे। ये चीजें इतनी ज्यादा खतरनाक हैं कि इन्हें तिजोरी में खुला छोड़ना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए पक्का इन्हें कहीं और सील करके रखा गया होगा। इन दोनों को बच्चों की तरह लड़ता देख मेन कैरेक्टर का सिर चकरा गया। वहां से 2 कदम पीछे हटते हुए उसने मन ही मन फैसला किया कि अगर लाइफ में कभी उसे वर्माउथ के असली हथियारों में से कुछ चुनने का मौका मिला तो वो बिना पलक झपकाए लूना ब्लेड उठाएगा, जिसे विनाश की तलवार कहा जाता है। हेलमुथ की गहराइयों में सील, डेमन किंग ऑफ ब्रुटैलिटी और मैसेकर दोनों इसी के चमकदार वार से परलोक सिधारे थे। खैर, पुरानी यादों को साइड में रख उसने एक बैटल स्टांस लिया। इस नई जिंदगी में आखिरकार एक असली तलवार हाथ में पकड़कर वो बेहद खुश था। जैसे ही उसने हवा में तलवार घुमाई, वहां मौजूद हर शख्स के तोते उड़ गए। यूजीन की तलवारबाजी का लेवल ही अलग था। उसकी चाल में गजब की फुर्ती थी और उसका हर एक मूव अगले कट के साथ ऐसे जुड़ रहा था मानो कोई डांस चल रहा हो। तलवार उसके हाथ में नहीं बल्कि उसके शरीर का ही एक हिस्सा लग रही थी। एक पल वो पूरी ताकत से वार करता तो अगले ही पल इतने सटीक कट मारता कि देखने वालों की बोलती बंद हो जाए। वो बॉडी बिल्डर बस इतना ही बोल पाया कि इस लड़के का स्वॉर्ड प्ले तो नेक्स्ट लेवल है। यहां तक कि उस भाला प्रेमी लड़की को भी मानना पड़ा कि ये नज़ारा वाकई खूबसूरत था। दूसरी तरफ पेट्रियार्क के केबिन में लोबेरियन ने उस नेकलेस का पोस्टमार्टम यानी जांच शुरू कर दी थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े उड़े हुए थे। उसे टेबल पर रखते हुए उसने कहा कि इस लॉकेट में दूर दूर तक किसी जादू का नामो निशान नहीं है और पूछा कि क्या ये वाकई उसी वॉल्ट से मिला है। पेट्रियार्क ने हामी भरी। लोबेरियन को थोड़ा शक हुआ कि कहीं उस लड़के ने उन्हें चूना तो नहीं लगा दिया, पर पेट्रियार्क ने कहा कि वो ऐसा क्यों करेगा। अगर उसे दूसरा खजाना चुनने की छूट ना मिलती तो बेचारा खाली हाथ लौटता। थोड़ा सोचने के बाद लोबेरियन भी मान गया कि लड़का इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा, इसलिए उसने कहा कि वे इसकी और बारीकी से जांच करेंगे। भले ही इसमें कोई जादू ना हो, पर जब बात यहां तक आ ही गई है तो वो इसकी जड़ तक जाएगा। पेट्रियार्क ने पूछा कि अब आगे क्या प्लान है, तो लोबेरियन ने बताया कि उसके पास एक ऐसा स्पेल है जो माना की यादों को पढ़ सकता है, जिसे महान सिएना द वाइज ने बनाया था। माना हर जगह मौजूद होती है और ज्यादातर चीजें इसकी छाप संभाल कर रखती हैं, इसलिए वो इस नेकलेस के अंदर छिपी पुरानी यादों को खंगालेगा। पेट्रियार्क ने कहा कि सारा दारोमदार अब उसी पर है। लोबेरियन ने अपना मंत्र फूंकना शुरू किया और कुछ देर में जादू काम करने लगा। शुरुआत में तो कुछ खास हाथ नहीं लगा, पर इतना साफ हो गया कि ये नेकलेस कम से कम 100 साल पुराना है। यहां तक कि उसने उस बाजार का भी पता लगा लिया जहां के किसी ठेले या दुकान से इसे खरीदा गया था। लेकिन उसके बाद सब कुछ ब्लैंक हो गया, जिससे उसने अंदाजा लगाया कि शायद खजाने वाले कमरे के कड़े जादू ने इस नेकलेस की मेमोरी को ब्लॉक कर दिया है। जैसे ही पेट्रियार्क ने सुना कि यह 100 साल से ज्यादा पुराना है, तो उन्होंने मान लिया कि आज की डेट में कोई भी जिंदा इंसान इसके असली मालिक को नहीं ढूंढ सकता। लोबेरियन ने पूछा कि अब इसका क्या करना है, तो गैलेट ने कहा कि इसमें कोई जादू टोना नहीं है, इसलिए इसे चुपचाप यूजीन को सौंप दिया जाए। लेबोरियन कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे पेट्रियार्क को वो लड़का पसंद आने लगा है, और इस बात पर पेट्रियार्क बस मुस्कुरा देता है। फिर वो खिड़की के पास जाकर खड़ा होता है और कहता है कि भला वो उसे पसंद क्यों नहीं करेगा। वो आगे कहता है कि वो उस लड़के को एक खास ऑफर देने वाला है। ये सुनकर लेबोरियन को थोड़ा झटका लगता है। पेट्रियार्क बताता है कि वो यूजीन लायनहार्ट को गोद लेने की सोच रहा है, यानी अब से हमारा मेन कैरेक्टर उसके परिवार का हिस्सा होगा। अगले दिन हमारे हीरो का सामना एक नए बंदे से होता है जिसका नाम गिलियड है। हीरो अच्छी तरह जानता है कि गिलियड लायनहार्ट कौन है। फैमिली हेड का बड़ा भाई, एक ऐसा अजीब आदमी जिसने शादी की उम्र होने के बाद भी शादी नहीं की और बस गिलियड के साथ घूमता रहा। खैर, हमारा हीरो तमीज दिखाते हुए खुद का परिचय यूजीन लायनहार्ट के रूप में देता है। सामने से वो बंदा कहता है कि वो पहले से ही उसे जानता है। वो उसे पकड़ते हुए कहता है कि तुम वही कोलैटरल लायन बॉय हो जिसने ब्लड लाइन सेरेमनी में मेन फैमिली को धूल चटाई थी। हीरो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए पूछता है कि आखिर वो उससे मिलने क्यों आया है। वो समझाता है कि उसका भाई किसी और नाइट को भेजने वाला था, लेकिन वो खुद ही आ गया। सीधे शब्दों में कहें तो वो खुद यूजीन से मिलना चाहता था। उसने हमारे हीरो के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन वो ब्लड लाइन सेरेमनी देख नहीं पाया क्योंकि वहां सिर्फ फैमिली हेड को जाने की इजाज़त होती है। लेबोरियन भी वहां सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसे मदद करनी थी। गिलियड कहता है कि वो इस बात से नाराज नहीं है, ये तो बस परिवार का नियम है। फिर वो खुद को रोकते हुए कहता है कि कहीं ऐसा ना लगे कि वो परंपराओं की बुराई कर रहा है। हमारा हीरो साफ कह देता है कि उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर गिलियड के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो कहता है कि उसके भाई को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी यूजीन को समझ आता है कि इस बंदे ने अब तक शादी क्यों नहीं की। शायद इसलिए क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही खुले विचारों का आवारा परिंदा है।
गिलियड कहता है कि उसे अंदाजा नहीं है कि फैमिली हेड ने यूजीन को क्यों बुलाया है, शायद तारीफ करने के लिए। हीरो बताता है कि बधाई तो उसे पहले ही मिल चुकी है। इसका मतलब गिलियड को भी असली वजह नहीं पता, और ये बात उसे अंदर ही अंदर थोड़ा परेशान कर रही है। फिर भी वो अपने चेहरे पर ऐसा भाव लाता है जैसे वो बहुत कुछ जानता है पर बताएगा नहीं। वो कहता है कि वो यूजीन से और मिलना चाहेगा, और हमारा हीरो भी औपचारिकता निभाते हुए कह देता है कि उसे भी अच्छा लगेगा। फिर वो दरवाज़ा खटखटाकर अंदर आने की इजाज़त मांगता है। अंदर से लीडर उसे आने को कहता है। गिलियड उसके लिए दरवाज़ा खोलता है और एक चौड़ी मुस्कुराहट देता है। यूजीन को लगता है कि गिलियड इंसान तो अच्छा है पर थोड़ा ज़्यादा ही चिपकू है। आखिरकार वो फैमिली हेड के सामने आकर खड़ा होता है। वो बंदा अचानक बुलाने के लिए माफ़ी मांगता है और उसे बैठने को कहता है। दोनों बैठ जाते हैं और उनके बीच कॉफ़ी आ जाती है। इसके बाद पेट्रियार्क टेबल पर वो नेकलेस रखता है और बताता है कि लेबोरियन ने इसकी जांच कर ली है। आखिर में वो बस एक मामूली नेकलेस ही निकला। वैसे भी यूजीन को इससे कोई बड़ी उम्मीद नहीं थी। पेट्रियार्क आगे बताता है कि उन्होंने इसकी माना मेमोरी को भी चेक किया, लेकिन वहां भी कुछ अजीब नहीं मिला। ये सुनते ही हमारे हीरो के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि माना मेमोरी जैसी जादुई चीज का सीधा कनेक्शन उस जमाने की महान जादूगर सियाना से था। तो वो तुरंत पूछता है कि आखिर उस नेकलेस ने क्या मेमोरी दिखाई। गिलियड बताता है कि ऐसा लगता है जैसे ये नेकलेस आज से करीब 100 साल पहले राजधानी की किसी सड़क पर बेचा गया था। ये सुनते ही मेन कैरेक्टर को तगड़ा झटका लगता है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि ये वही नेकलेस है जिसे उसने खुद 300 साल पहले इस्तेमाल किया था। तो ये 100 साल वाली बात गले भी हैं उतरती। अब लेबोरियन के पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं थी, तो इसका मतलब साफ है कि शायद उस नेकलेस की मेमोरी के साथ छेड़छाड़ की गई थी। यूजीन अंदाजा लगाता है कि टावर मास्टर के लेवल वाले किसी तगड़े जादूगर ने ही इस पर अपनी कोई नई मेमोरी ओवरराइट की होगी, और ऐसा दिमाग सिर्फ वर्मत का ही चल सकता है। अब जब बात समझ नहीं आ रही तो वो फालतू दिमाग दौड़ाने के बजाय सीधे पूछता है कि क्या वो इस नेकलेस को अपने पास रख सकता है। पेट्रियार्क हाँ कर देता है, आखिर उसने वादा जो किया था। यूजीन उसे थैंक यू बोलता है और बिना देर किए नेकलेस तुरंत गले में डाल लेता है। तभी पेट्रियार्क माहौल को थोड़ा सीरियस करते हुए कहता है कि उसने यूजीन को यहाँ सिर्फ इस मामूली नेकलेस के लिए नहीं बुलाया था। वो मानता है कि बात थोड़ी अचानक है, लेकिन ये ऑफर हमारे हीरो के फ्यूचर के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। ये सुनकर हमारे हीरो के चेहरे का रंग उड़ जाता है। इससे पहले कि पेट्रियार्क अपनी बात पूरी कर पाता, यूजीन बीच में ही कूद पड़ता है और कहता है, देखिए, सील दिल की अच्छी और प्यारी लड़की है, लेकिन मैं अभी शादी-वादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। उसे याद आता है कि कैसे सील के भाई को कूटने के बाद भी वो उससे बड़े प्यार से बात कर रही थी। तो उसने अपने दिमाग में पूरी कहानी बना ली कि यहाँ किसी पॉलिटिकल मैरिज की खिचड़ी पक रही है। हीरो की ये बात सुनकर खुद फैमिली हेड का मुंह खुला का खुला रह जाता है। यूजीन अपनी धुन में बोलता चला जाता है कि अभी वो शादी के लिए बहुत छोटा है और इसके लिए उसके पापा की परमिशन भी चाहिए होगी। आखिर में पेट्रियार्क को उसे टोकना पड़ता है, अरे भाई जरा ब्रेक लगाओ, तुम पूरी तरह गलत ट्रैक पर जा रहे हो। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं तुम्हारी शादी सील से करवाऊं। अब जरा हमारे हीरो की हालत देखिए, पासा पूरी तरह पलट चुका था और वो बुरी तरह शर्मिंदा हो जाता है। मतलब लौंडा सिर्फ 13 साल की उम्र में सीधे शादी के सपने देख रहा था। खैर, अगर शादी की बात नहीं थी तो फिर उसे यहाँ क्यों बुलाया गया था? फैमिली हेड जवाब देता है कि वो यूजीन को अपने बेटे के रूप में गोद लेना चाहता है। एक बार फिर हमारा हीरो सन्न रह जाता है। ये यकीनन एक मास्टर स्ट्रोक था, ताकि यूजीन को हमेशा के लिए मेन फैमिली से बांध कर रखा जा सके। सब कुछ इतनी रॉकेट की स्पीड से हो रहा था कि हीरो को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या रिएक्ट करें। पेट्रियार्क हंसते हुए कहता है, चलो, ये ऑफर तुम्हारी उस शादी वाली बात से तो कम झटकेदार है, जिससे यूजीन का चेहरा फिर शर्म से लाल हो जाता है। वो आगे कहता है कि अगर यूजीन चाहे तो वो उसके पिता गेरहार्ड को भी मेन फैमिली में शामिल करने को तैयार है। वो मजाक में कहता है कि इस तरह यूजीन के पास दो बाप हो जाएंगे। पेट्रियार्क उसे ज्यादा टेंशन न लेने को कहता है। इसका सीधा सा मतलब ये था कि यूजीन की पूरी फैमिली अब मेन हाउस का हिस्सा बन जाएगी। वो समझाता है कि उसके पहले से ही 3 बच्चे हैं, तो वो गेरहार्ड से उसका बेटा नहीं छीन रहा। उसने अभी तक गेरहार्ड से बात नहीं की है, लेकिन वो उसे अपने सगे भाई की तरह रखेगा। अब हमारा हीरो वाकई एक अजीब धर्म संकट में फंस गया था। पेट्रियार्क ने गेरहार्ड को भी वही रुतबा देने की बात कही थी, जिसके बाद इस ऑफर को ठुकराना नामुमकिन सा लग रहा था। वैसे जो भी हो, यूजीन ने जिस तरह सीधे सील से शादी की बात सोची थी, उससे साफ है कि लड़के की इमेजिनेशन पावर अलग ही लेवल पर है। यूजीन पूछता है कि अगर वो एडॉप्शन के ऑफर को मना कर देता है तो क्या उसके पिता पेट्रियार्क की नज़रों में अपना सम्मान खो देंगे? जवाब मिलता है, बिल्कुल नहीं। फिर पेट्रियार्क अपनी सीट से उठता है और कहता है कि भले ही ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगे, पर वो इतना बचकाना नहीं है।
अगर यूजीन मना भी कर देता है तो उसे थोड़ा बुरा जरूर लगेगा, लेकिन वो उसके फैसले की इज्जत करेगा और उसके अच्छे भविष्य की दुआ करेगा। यूजीन कहता है कि वो अकेले इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकता, उसे पहले अपने पापा की राय जाननी होगी। गिलियड कहता है कि वो गेरहार्ड को बुलावा भेज देगा और बैंक्वेट के बाद इस पर आराम से बात करेंगे। तभी यूजीन को पैट्रियार्क की वो पुरानी बात याद आती है कि ये उसके फ्यूचर के लिए सबसे बेस्ट होगा। वो सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछता है कि इसका असली मतलब क्या है। पैट्रियार्क समझाता है कि मेन फैमिली में बड़े होने के कई फायदे हैं, जैसे यहाँ के एलीट नाइट्स उसे जब चाहे तब ट्रेनिंग दे सकते हैं। इस पर हमारा हीरो एक शर्त रख देता है कि अगर ऐसा है तो वो यहाँ के सबसे खतरनाक और ताकतवर योद्धा से सीखना चाहता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर वो पैट्रियार्क का गोद लिया हुआ बेटा बनता है तो वो खुद पैट्रियार्क से ही ट्रेनिंग लेना चाहेगा। ये सुनकर वो बंदा थोड़ी देर के लिए रुकता है, उसे इस बात में काफी दिलचस्पी आती है। वैसे यूजीन का असली मकसद सिर्फ ये जानना था कि लायनहार्ट का ये पैट्रियार्क असल में कितना पानी में है, यानी कितना ताकतवर है। पैट्रियार्क मुस्कुराता है और कहता है कि वो उसे ट्रेनिंग तो दे सकता है, लेकिन अगर यूजीन को सच में सबसे बेस्ट गुरु चाहिए तो उस रोल के लिए कोई और ज्यादा परफेक्ट है। यूजीन पूछता है, आप किसकी बात कर रहे हैं? सामने से जवाब आता है, जियोन। पैट्रियार्क खुद मानता है कि भले ही किसी जमाने में वो जियोन से ज्यादा ताकतवर रहा हो, लेकिन आज के समय में जियोन से काफी पीछे छोड़ चुका है। इसके बाद पैट्रियार्क पूछता है कि क्या गेरहार्ड ने यूजीन को माना के बारे में कुछ सिखाया है। हमारे हीरो का जवाब होता है ना, और वो कहता है कि ये फैसला उसका खुद का था। वो पहले अपना पूरा ध्यान फिजिकल कॉम्बैट यानी शारीरिक लड़ाई पर लगाना चाहता था। पैट्रियार्क को उसका ये फैसला काफी पसंद आता है। फिर वो समझाता है कि माना की सही ट्रेनिंग के लिए किसी हाई लेवल मॉन्स्टर के मैजिक क्रिस्टल की जरूरत होती है। स्टोन जितना बेहतर होगा उसे पाना उतना ही मुश्किल और महंगा होगा, और मान लो अगर वो मिल भी गया तो भी प्रोसेस को सही से गाइड करने के लिए एक बेहद उस्ताद इंसान की जरूरत पड़ेगी। ऐसी तगड़ी सपोर्ट गेरहार्ड की ब्रांच फैमिली में मिलना लगभग नामुमकिन है। सीधी बात ये थी कि वो जगह यूजीन के टैलेंट को निखारने के लिए सही नहीं थी, लेकिन पैट्रियार्क ये बात अपने दिल में ही रखता है। उसे पता था कि कड़वे बोल इस छोटे बच्चे के मन में अपने ही परिवार के लिए नफरत पैदा कर सकते हैं। इसके बाद दोनों थोड़ी देर और बातें करते हैं और फिर यूजीन अपने कमरे की तरफ निकल जाता है। रास्ते में अचानक उसे खुशबू आती है। वो तुरंत पहचान जाता है कि ये किसी महंगे परफ्यूम की महक है और उसका पीछा करते हुए खंभे के पीछे पहुंचता है। उसे फौरन समझ आ जाता है कि कोई वहां छुपकर उसी का इंतजार कर रहा है। वो बिना रुके आगे बढ़ता रहता है। तभी एक मैच्योर औरत सामने आती है और ऐसे नाटक करती है मानो वो बस इत्तेफाक से वहां से गुजर रही हो। सामने आते ही मैडम सीधे तमीज और कायदे कानून की बात छेड़ देती हैं, तो अपना यूजीन भी झुककर अपना नाम बताते हुए फॉर्मेलिटी पूरी कर देता है। वो कहती हैं कि उन्होंने सुना था कि वो पैट्रियार्क से अकेले में मिल रहा है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये मीटिंग इतनी लंबी चलेगी। यूजीन सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछता है कि क्या उन्हें उससे कुछ काम था। औरत को लगता है कि ये बच्चा कुछ ज्यादा ही निडर बल्कि घमंडी है और इसे अपनी औकात का अंदाजा नहीं है। अब जाकर उसे समझ आता है कि इस लड़के ने मेन फैमिली के बच्चे को क्यों कूटा था। वैसे इसमें हैरान होने वाली कोई बात भी नहीं थी। फिर भी वो ये बखूबी जानती थी कि ये लड़का आगे चलकर एक नंबर का खूंखार और ताकतवर इंसान बनने वाला है, इसलिए उसे दुश्मन बनाने से बेहतर था कि उसे अपना दोस्त बना लिया जाए। एक पल के लिए तो उसके दिमाग में ये ख्याल भी आता है कि इसकी शादी सील से करवा देना कोई बुरा सौदा नहीं होगा। इसलिए वो कहती है कि वो ये जानने के लिए काफी उत्सुक है कि बंद कमरे में उन दोनों के बीच क्या खिचड़ी पक रही थी। यूजीन साफ कह देता है कि पैट्रियार्क के साथ अकेले में हुई बातचीत को वो किसी और से शेयर नहीं कर सकता। ये सुनकर वो थोड़ी खिसिया जाती है, पर बात संभालते हुए कहती है कि उसकी बात भी सही है और वो उस पर शक नहीं कर रही है, लेकिन वो एक और बात कहना चाहती है। यूजीन थोड़ा कंफ्यूज दिखता है। अब मैडम पूरा ड्रामा रचते हुए कहती हैं कि वो पिछले दिनों अपने बेटे की बदतमीजी के लिए अभी तक माफी नहीं मांग पाई हैं। यूजीन बिना देर किए जवाब देता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मामला उसी दिन रफा दफा हो गया था। अब वो औरत थोड़ी नर्वस हो जाती है और कहती है कि इस उम्र के हिसाब से वो काफी दिलदार है। वो अपने बेटे को सुधारेगी और उम्मीद करती है कि आगे से उन सब के बीच सब बढ़िया रहेगा। अपना हीरो भी एक चमचमाती स्माइल के साथ कहता है, बिल्कुल, आखिर हम सब एक ही परिवार का हिस्सा जो हैं। ये सुनते ही औरत का खून खौल उठता है। यूजीन की बात गलत नहीं थी, लेकिन उसके मुंह से ये सब सुनना उसे अंदर तक चुभ जाता है। फिर यूजीन पूछता है कि क्या वो अब जा सकता है। वो हाँ कहती है और उसका कीमती वक्त बर्बाद करने के लिए माफी मांगती है। यूजीन वहां से पलटकर चल देता है। वो अच्छी तरह जानता था कि ये औरत कौन है। एनसीला, लायनहार्ट फैमिली की मैट्रियार्क, जो सिर्फ इसलिए चिढ़ती थी क्योंकि वो एक छोटी ब्रांच फैमिली से आई थी। जाहिर है यूजीन ऐसी टेढ़ी औरत से जितना हो सके दूर रहना चाहता था।
लेकिन इस दलदल से इतनी आसानी से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं होने वाला था। 2 दिन बाद आखिरकार गेरहार्ड अपने दूर दराज के शहर से वहां पहुंच जाता है। गिलाउम की देखरेख में आते हुए उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो अब तक इस बात को हजम नहीं कर पा रहा था कि उसके बेटे ने सच में सक्सेशन सेरेमनी जीत ली है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बार बार यही सोचता है कि कैसे यूजीन ने मेन फैमिली के लाडले को धूल चटा दी। वो हमेशा से जानता था कि उसका बेटा गॉड गिफ्टेड है, लेकिन एक पिता होने के नाते उसके पास कभी इतने साधन नहीं थे कि वो इसके इस टैलेंट को सही सपोर्ट दे सके। उसे तो लगा था कि ये सेरेमनी उन्हें इस कड़वे सच का आईना दिखाएगी कि मेन फैमिली और ब्रांच फैमिली के बीच का जो फासला है उसे सिर्फ टैलेंट और कड़ी मेहनत के दम पर कभी नहीं मिटाया जा सकता। वो बस ये सब सोच ही रहा था कि तभी किसी ने उसका नाम पुकारा। सामने उसका बेटा मुस्कुरा रहा था। गेरहार्ड भागकर आता है और उसे कसकर गले लगा लेता है। वो इतनी बुरी तरह रो रहा था कि उसके मुंह से शब्द तक नहीं निकल रहे थे। रोते बिलखचे वो बस इतना ही कह पाता है कि उसे यूजीन का पिता होने पर बहुत गर्व है। दूसरी तरफ हमारा हीरो उसे याद दिलाता है कि अपने छोटे से गांव से निकलने से पहले ही उसने कह दिया था कि ऐसा ही कुछ होगा। वो अपने पिता को वादा याद दिलाता है कि उसने अच्छी खबर लाने की बात कही थी। गेरहार्ड रोते हुए कहता है कि हाँ, तुमने कहा तो था, पर सच कहूं तो मुझे यकीन नहीं था। तभी उसकी नज़र पास ही खड़े पैट्रियार्क पर पड़ती है। वो झटपट खुद को संभालता है और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मैं जिलियड से गैरी लायनहार्ट। पैट्रियार्क भी जवाब में कहता है, मैं जिलियड लायनहार्ट, और अचानक इस तरह बुलाने के लिए माफ़ी मांगता है। गेरहार्ड घबराते हुए कहता है कि अरे कोई बात नहीं, और इन्विटेशन के लिए शुक्रिया अदा करता है। पैट्रियार्क कहता है कि वो बाप बेटे को ज्यादा देर दूर नहीं रखेगा और अंदर चलकर बात करने को कहता है। गेरहार्ड हाँ तो कह देता है, पर उसके चेहरे पर साफ बेचैनी दिख रही थी। अंदर जाते ही उसे यूजीन को गोद लेने यानी अडॉप्शन की बात पता चलती है। पैट्रियार्क समझाता है कि अगर वो यूजीन को गोद लेता है तो गेरहार्ड को भी मेन फैमिली में शामिल कर लिया जाएगा। गेरहार्ड को ये बात कुछ खास हजम नहीं होती। वो अपनी जगह से खड़ा होता है और पहले ही माफ़ी मांगते हुए कहता है कि अगर उसकी बातें अजीब लगें तो माफ़ करना। वो कहता है कि यूजीन के लिए दिखाई गई उस फिक्र के लिए वो शुक्रगुजार है, पर एक बाप होने के नाते वो बच्चे के फ्यूचर को लेकर परेशान है। जब पैट्रियार्क पूछता है कि वो क्या कहना चाहता है तो गेरहार्ड साफ करता है कि वो पैट्रियार्क की अच्छी नीयत को समझता है, पर उसे डर है कि मेन फैमिली वाले यूजीन के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे। पैट्रियार्क के पहले से ही 3 बच्चे हैं और अगर यूजीन वहां जाता है तो उसे हमेशा एक बाहरी इंसान की तरह देखा जाएगा। पैट्रियार्क उसकी चिंता को समझता है। वो कहता है कि वो बच्चे का रास्ता नहीं रोकना चाहता और वो ये भी जानता है कि मेन फैमिली खून के रिश्ते को लेकर कितनी पक्की है। इसी वजह से वहाँ के कई लोग किसी ब्रांच फैमिली के बच्चे का कोर हाउस में स्वागत नहीं करेंगे। वो आगे कहता है कि अगर यूजीन मेन फैमिली में आ भी जाता है तो शायद पैट्रियार्क की गद्दी उसके हाथ ना आए। फिर भी यूजीन का टैलेंट ऐसा है कि वो वहाँ बहुत तरक्की करेगा। अगर वो मेरा बेटा बनता है तो वो बाकी बच्चों के करीब आएगा और उसे एक बेहतरीन फ्यूचर मिलेगा। गेरहार्ड को लगता है कि पैट्रियार्क की बात में दम है, इसलिए वो कोई भी फैसला लेने से पहले यूजीन से बात करने की इजाज़त मांगता है। बाहर यूजीन अपनी तलवार वापस ले रहा था। हवा में एक अजीब सी हलचल महसूस करके वो तलवार को हवा में कुछ बार घुमाता है। तभी उसका पिता सिर झुकाए उसकी तरफ आता दिखता है। गेरहार्ड का उतरा हुआ चेहरा देखकर यूजीन समझ जाता है कि बातचीत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। वो तुरंत पूछता है कि आप ऐसे मुंह लटकाए क्यों खड़े हो। गेरहार्ड अपने बेटे को देखता है और उसकी नज़र उस तलवार पर पड़ती है जो यूजीन ने मेन फैमिली के खजाने से चुनी थी। उसे एहसास होता है कि अगर वो अपनी पूरी जायदाद भी बेच दे तब भी ऐसी तलवार कभी नहीं खरीद पाएगा। एक अजीब से मिले जुले एहसास के साथ वो कहता है कि पैट्रियार्क तुम्हें गोद लेना चाहते हैं। हमारा हीरो बड़े आराम से जवाब देता है कि उसे ये बात पहले से पता है। गेरहार्ड कहता है कि अगर वो हाँ कह देता है तो ये उसके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, लेकिन ऐसा कहते हुए उसकी आवाज़ कांप रही थी क्योंकि वो जानता था कि इस रास्ते पर मुश्किलें भी बहुत आएंगी। यूजीन ये बात अच्छे से समझता था। वो अपनी तरफ इशारा करते हुए कहता है कि आप तो मुझे जानते ही हो, मैं किसी के दबाने से दबने वाला नहीं हूँ। ये सुनकर गेरहार्ड फिर से रो पड़ता है। वो कहता है कि तुम्हारा नाम मैंने और तुम्हारी स्वर्गीय माँ ने मिलकर रखा था, इसे कभी मत भूलना। यूजीन जवाब देता है कि चाहे कोई भी मुझे गोद ले ले, मेरे असली पिता हमेशा गेरहार्ड लायनहार्ट ही रहेंगे। ये शब्द सुनते ही गेरहार्ड का बांध फिर से टूट जाता है और वो फूट फूट कर रोने लगता है। आखिरकार यूजीन गोद लिए जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसका पैट्रियार्क बनने का कोई इरादा नहीं था, पर वो ये भी जानता था कि उसकी इस बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। पहली पत्नी थियोनीज और दूसरी पत्नी एंसिला लायनहार्ट, ये दोनों तो यकीनन उस पर बाज जैसी नज़र रखने वाली थीं। हमारा हीरो जानता है कि नफरत और दुश्मनी से निपटने के 2 ही तरीके होते हैं। पहला, उसे इग्नोर कर दो, और दूसरा, वो तलवार खींचता है कि सीधे सामने से उसका काम तमाम कर दो। इसके कुछ समय बाद लायनहार्ट पैट्रियार्क ने उन सभी बच्चों के परिवारों के लिए एक ग्रैंड बैंक्वेट यानी पार्टी रखी थी,
वहां पहुंचते ही गैरहार्ड को लोग चारों तरफ से घेर लेते हैं और सवालों की बौछार कर देते हैं। उस भीड़ में डेज़िरी के पिता और उस कट्टे खट्टे मस्कुलर बच्चे के पिता भी थे, जो अभी से ही गैरहार्ड को सप्लीमेंट्स और स्टेरॉइड बेचने की फिराक में थे। वो लोग आपस में घुलने मिलने के लिए ग्रुप बनाने की बातें कर रहे थे, लेकिन यूजीन का ऐसा कोई इरादा नहीं था कि वो वहां जाकर फालतू का टेंशन बटोरे। पास ही वो लड़का खड़ा था जिसे यूजीन ने धोया था, और वो पूरी तरह से देवदास बना हुआ था। उसकी माँ उसे समझाती है कि उसे अपना कॉन्फिडेंस वापस लाना होगा। अब से लोग हर कदम पर उसकी तुलना यूजीन से करेंगे। जब भी लोग उसे देखेंगे, उन्हें उसकी करारी हार याद आएगी और वो हंसेंगे कि फैमिली हिस्ट्री में पहली बार डायरेक्ट लाइन का कोई बच्चा हार गया। ये बातें सुनकर उस लड़के को और भी बुरा लगने लगता है। उसकी माँ कहती है कि उसके पास इस शर्म को झेलने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, लेकिन दुनिया चाहे जो कहे, वो उसका बेटा है। लायनहार्ट डायरेक्ट लाइन का बच्चा होने के नाते उसे अपना सिर हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। लड़का बात तो समझ जाता है। वो उसे वॉर्न करती है कि अगर वो पैट्रियार्क नहीं भी बनता तो भी उसे ढीले पड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूजीन के रास्ते में पहले से ही कई मुश्किलें हैं और उस गद्दी को पाने के लिए उसे दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर वो अपने बेटे से कहती है कि उसे यूजीन से दोस्ती कर लेनी चाहिए। उनके बीच एक भाई जैसा बॉन्ड होना चाहिए, ताकि आगे चलकर वो यूजीन को अपना मददगार बना सके। लड़का बात तो समझ जाता है, पर यूजीन के पास जाने का सोचकर ही उसे अजीब सी शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। बिना शर्म वाली बड़ी बहन। तभी वहां एक ऐसी लड़की आती है जिसे शर्म नाम की चीज छूकर भी नहीं गुजरी थी। वो आकर पूछती है कि क्या अब से वो दोनों भाई बहन हैं, और जैसे ही यूजीन हाँ कहता है, वो पीछे पड़ जाती है कि चलो अब मुझे बड़ी बहन कहो। यूजीन साफ मना कर देता है। वो मुंह फुलाकर शिकायत करती है कि उसका अपना सगा भाई सिर्फ इसलिए उसे बड़ी बहन बोलता है क्योंकि वो उससे महज 5 सेकंड बाद पैदा हुआ था। वो एक बार फिर मिन्नतें करती है कि प्लीज़ एक बार बोल दो ना, लेकिन हमारा हीरो भला 13 साल की लड़की को बड़ी बहन क्यों कहने लगा? उसने तो साफ कह दिया कि इससे अच्छा तो वो मरना पसंद करेगा।